अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के एक ओवरऑल रिव्यू की। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है ये एक ब्रॉडर टर्म है, अम्ब्रेला टर्म है, जिसके सब डिसऑर्डर्स भी हैं। तो आज जस्ट मैं जो है इसके 3 क्लस्टर का जो है एक जनरल सा रिव्यू दूंगा और उसके बाद सब डिसऑर्डर्स को जो है मज़ीद डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में जो है 3 क्लस्टर होते हैं, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी और क्लस्टर सी। ये जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है इसको डायग्नोस जो किया जाता है ये 18 साल के बाद किया जाता है। 18 साल से पहले इसको डायग्नोस नहीं किया जाता। पर्सनैलिटी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो पर्सनैलिटी इंसान की जो है सोच, एहसास करने का अंदाज और उसकी सोच और एहसास करने के अंदाज के बरअक्स जो बिहेवियर होता है उसकी वजह से उसकी पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन डिसऑर्डर तब होता है जब इंसान की सोच में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, जब उसके एहसास और महसूस करने में कोई जो है प्रॉब्लम आ रही हो और जब वो जो है ऐसा गलत रवैया अख्तियार कर रहा हो जो सोशली वायलेट हो और जिसकी वजह से उसकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही हो, सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो रही हो, ऑक्यूपेशनल एजुकेशन लाइफ डिस्टर्ब हो रही हो, तो उसे जो है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर डायग्नोस किया जाता है। तो अब मैं बात करूंगा इसके तीनों क्लस्टर की। क्लस्टर ए में कौन कौन से डिसऑर्डर हैं, क्लस्टर बी में कौन कौन से डिसऑर्डर हैं और क्लस्टर सी में कौन कौन से डिसऑर्डर हैं। क्लस्टर ए में आता है सबसे पहले पैरानॉइड, कि इस तरह के इंसान के अंदर शको शुबाहत बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना शुरू कर देता है। इस तरह के लोग जो है उनके अंदर ऐसी पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं कि वो जल्दी दूसरे को जो है गलत नज़र से देखते हैं, शक की नज़र से देखते हैं और उसे जो है जल्दी अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करते। दूसरे नंबर पर आता है स्किज़ॉइड। इसमें भी जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिविज्म होती है, पेसिमिस्टिक होते हैं लोग, हर चीज़ को नेगेटिव ले रहे होते हैं, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर ले रहे होते हैं, ये समझते हैं कोई हमें जो है ब्लेम कर रहा है। इस तरह के लोग भी जो है इनमें जो है शक व शुबहात होते हैं, लेकिन जो पैरानॉइड हैं उसकी निस्बत इनमें कम होते हैं, लेकिन होते ज़रूर हैं। अब बात करूँगा तीसरे नंबर पे स्किज़ोटाइपल। स्किज़ोटाइपल में भी जो है वो पेशेंट के अंदर जो है एक और सा बिहेवियर आ जाता है, बेजार सा उसका बिहेवियर होता है, समझ नहीं आ पा रही, सही तरह कोई मैसेज कम्युनिकेट नहीं कर पाता। और ये जो पैरानॉइड, स्किज़ॉइड और स्किज़ोटाइपल है इसमें बहुत सारी ऐसी सिमिलैरिटी होती हैं जिसमें जो है पेशेंट अक्सर जो है स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर भी डायग्नोस किया जाता है। लेकिन बाज़ दफ़ा जो है ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का हिस्सा होते हैं और इसे जो है सही तरह डायग्नोस करने के लिए स्किज़ोफ्रेनिया को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो इनकी सिम्टम्स हैं बहुत सारी जो है इंटरलिंक कर रही होती है स्किज़ोफ्रेनिया के साथ। अब मैं बात करूँगा क्लस्टर बी। क्लस्टर बी के अंदर जो है पहले नंबर पर आते हैं हिस्टोनिक। बहुत ही ड्रामेबाज होते हैं, ड्रामेटिक होते हैं, इनकी लाइफ में जो है ड्रामा ही ड्रामा होता है, कोई जेन्युइननेस नहीं होती और अपनी लाइफ में जो है इन्होंने बहुत सारी ऐसे ड्रामे क्रिएट किए होते हैं जिसकी बेस पे वो अपनी ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं। क्लस्टर बी में दूसरे नंबर पर आता है नार्सिसिस्टिक। ईगोसेंट्रिस्टिक होते हैं, अपनी तारीफ जो है करवाना बहुत अच्छा समझते हैं, अपने सेल्फ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, किसी की बात नहीं मानते और अपनी दुनिया में जो है मगन रहे। अब मैं बात करूंगा तीसरे क्लस्टर बी के अंदर तीसरे डिसऑर्डर की, बॉर्डर लाइन। एक लाइन है और उसके ऊपर जो है इंसान का मूड स्टेबल चल रहा होता है, लेकिन ऐसे लोगों का मूड चेंज होते हुए पता नहीं चलता। बहुत ज़्यादा इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, मरने मराने पर आ जाते हैं, एक दूसरे को मार भी देते हैं, कत्ल भी कर देते हैं। इनके अंदर सुसाइडियल थॉट्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं, छोटी सी बात पे खुद भी मरने का इरादा बना लेते हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। ये हर छोटी सी बात को लेकर इमोशनल हो जाते हैं, छोटी छोटी बात को जो है इमोशनल बेस के ऊपर जज करते हैं। इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, इनफ्लेक्सिबल होते हैं। ऐसे लोग जो है मैनिपुलेटिव होते हैं, अपना पर्पस हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।
क्लस्टर बी के 4th नंबर पर आता है एंटी सोशल। एंटी सोशल में ऐसे लोग होते हैं जो सोशल नॉर्म्स को वायलेट कर रहे होते हैं, जानवरों को मार रहे होते हैं, इंसानों को मार रहे होते हैं, रॉबरीज कर रहे होते हैं। उनके लिए किसी का खून बहाना आसान सी बात होती है। क्राइम कर रहे होते हैं, जुर्म में जो है वो शरीक होते हैं और हर बुरी एक्टिविटी को, हर सोशल नॉर्म को ब्रेक करने के लिए सबसे आगे होते हैं। क्लस्टर सी में सबसे पहले अवॉइडेंट, दूसरे लोगों को अवॉइड कर रहे होते हैं। खैर है, कोई बात नहीं, अगर इसने कह दिया कुछ नहीं होता, मेरी मर्जी, मेरी दुनिया में जो मर्जी करो, हर चीज को विड्रॉ कर रहे होते हैं, हर नॉर्म्स को जो है वो विड्रॉ कर रहे होते हैं। डिपेंडेंट, ऐसे लोग जो है दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। कोई भी डिसीजन लेना हो ये खुद से नहीं ले पाते। छोटी छोटी बात जो है वो किसी दूसरे पर्सन से पूछ कर जो है वो करते हैं। वो चाहे कोई घर में बच्चा ही क्यों ना हो तो उसकी परमिशन लेते हैं। छोटी छोटी बात जो है वो पूछ कर करते हैं। हर काम के लिए इन्हें किसी की कमांड की ज़रूरत है, किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है। ये दूसरों के ऊपर बहुत जल्दी डिपेंडेंट हो जाते हैं, कभी जो है ये इंडिपेंडेंट नहीं होते। ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर OCP क्लस्टर सी का हिस्सा। इसमें इंसान को मुख्तलिफ सोचें आ रही होती हैं, मुख्तलिफ विचार आ रहे होते हैं और वो जो है उन सोचों से, उन विचारों से कभी निकल ही नहीं पाते। उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बने होते हैं और वो जो है उससे निकलना ही नहीं चाहते। तो ये जो डिसऑर्डर्स हैं ये इंसान की पर्सनैलिटी ट्रेट जो है इसके ऊपर बेस कर रहे होते हैं। क्योंकि जब कोई इंसान अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है ना, ज़िंदगी ख़ास मराहल में से वो बहुत सारी चीज़ें लर्न कर रहा होता है, अपने इन्वायरमेंट से, अपने पेरेंटिंग स्टाइल से, अपनी पर्सनल लाइफ से, या जो है अपना पर्सनल जो है एक्सपीरियंस करके, लोगों को ऑब्जर्व करके। तो इस वजह से जो है वो मुख्तलिफ ट्रेड्स जो है वो उन्हें भी लर्न कर रहा होता है, उनकी भी जो है वो प्रैक्टिस कर रहा होता है अपनी लाइफ में। शुरू में ये चीज़ें आइडेंटिफाई नहीं होती, लेकिन जैसे ही जो है इंसान की उम्र 18 साल से ऊपर चली जाती है और वो जो है इंडिपेंडेंट हो जाता है माँ बाप की नज़रों में और जो है सोशली एक्सेप्टेबल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग के, वो जो है जैसे इंसान 18 साल का होता है तो वो इंडिपेंडेंट होता है, फिर ये सारी चीज़ें जो है सामने आना शुरू हो जाती हैं। तो जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ये बहुत ही कम्प्लेक्स डिसऑर्डर है। इसको समझने के लिए जो है बाकी डिसऑर्डर को भी जो है बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करना पड़ता है, क्योंकि इसका हर डिसऑर्डर का जो सिम्टम है या डिसऑर्डर की जो कैटेगरी है वो दूसरे DSM के अंदर जो है मुख्तलिफ जो डिसऑर्डर्स हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा मैच कर रही होती है। इसीलिए इनको जो है डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है कि ये कहीं पर्सनैलिटी ट्रेड तो नहीं है, पर्सनैलिटी का हिस्सा तो नहीं है। इसीलिए मज़ीद जो है मैं इनको जो है 1 बाय 1 जो है एक्सप्लेन करूँगा ताकि ये जो चीज़ें हैं ये क्लियर हो सकें। आई होप सो कि आप लोगों को जो है आज पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का जो है एक ओवरव्यू समझ आ गया होगा कि इसका क्लस्टर ए में कौन से डिसऑर्डर हैं, क्लस्टर बी के अंदर कौन से डिसऑर्डर हैं, क्लस्टर सी के अंदर कौन से डिसऑर्डर हैं। तो इंशाल्लाह मैं बाकी न्यू वीडियोस के अंदर जो है इन सबको जो है 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँगा और इनको जो है समझाने की कोशिश करूँगा। तो कोई भी किसी भी किस्म का जो है आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।